चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हमारे आसपास की हर चीज की एकदम बुनियाद तक ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं उस सबसे छोटी चीज की जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु की, यानी एटम की कहानी की। तो ये एटम आखिर होता कितना छोटा है, अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। ये जो वाकया खत्म होने पर एक छोटी सी बिंदी लगती है ना, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, जरा सोचिए उसमें कितने एटम होंगे। उसमें कई लाख परमाणु होते हैं। सही सुना, लाखों। बस उतनी सी जगह में। तो चलिए अब जरा इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारी कहानी का जो पहला चैप्टर है वो शुरू होता है साल 1803 में जॉन डाल्टन के साथ। डाल्टन ने ही पहला मॉडर्न एटॉमिक सिद्धांत दिया था। और पता है उस वक्त एटम को कैसा माना जाता था? बस एक ठोस सा गोल सा गोला जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन का जो सिद्धांत था ना, वो मोटे तौर पर 3 बातों पर टिका था। पहली बात, हर चीज हर पदार्थ एटम से बना है और इन एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए सोना, तो उसके सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे। और तीसरी बात, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो असल में बस एटम्स अपनी जगह बदलते हैं और कुछ नहीं। और इन्हीं आइडियाज ने, आप कह सकते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। पर जैसा कि हम जानते हैं, साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और बहुत जल्दी ये पता चल गया कि जिसे हम अविभाज्य मान रहे थे, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता समझ रहे थे, वो एटम तो असल में और भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। तो डाल्टन का वो जो परफेक्ट गोले वाला मॉडल था ना, उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। और फिर इसके बाद सामने आया वो क्लासिक मॉडल जो हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में जरूर देखा है ना? बीच में एक न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। अब ये जो 3 कण है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन, भाई वो तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। और एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि एटम का लगभग सारा का सारा वजन, यानी कि मास, उसके न्यूक्लियस में ही होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। देखिए, ये जो ग्रह वाला मॉडल था, ये समझने में बहुत आसान था, और सच कहें तो कई सालों तक इससे हमारा काम भी खूब चला। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसी चीजें दिखने लगी जो इस सिंपल से मॉडल में फिट ही नहीं हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तस्वीर वाकई सही है? असलियत इससे कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। और बस यहीं से हमारी कहानी का तीसरा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प चैप्टर शुरू होता है, क्वांटम क्रांति। अब देखिए, पुराने मॉडल में कुछ ऐसी दिक्कतें थीं जिन्हें सुलझाने के लिए सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका चाहिए था। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी है। अरे नहीं, इसी क्रांति की वजह से आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लेजर्स हैं और ज्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी तरंग कण द्वैतता। लुई डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसा एक कण सिर्फ एक कण नहीं है, वो एक तरंग, एक वेव की तरह भी बर्ताव करता है। सोचिए जरा, एक ही चीज एक ही वक्त पर पार्टिकल भी और वेव भी। कमाल है ना? और अगर आपको लगा कि ये अजीब है, तो रुकिए, कहानी अभी और भी अजीब होने वाली है। अब आते हैं वर्नर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। यह सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एकदम सटीक पोजीशन और उसकी एकदम सटीक स्पीड दोनों को एक ही समय पर जान ही नहीं सकते। ये नामुमकिन है। मतलब अगर आप उसकी पोजीशन पता करने जाएंगे तो उसकी स्पीड गड़बड़ा जाएगी, और अगर स्पीड नापने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि वो है कहां। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये था कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत ने वो जो ग्रहों वाला आइडिया था ना, कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड रास्ते पर घूमता है, उसे सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता था। और बस यहीं से एटम की एक बिल्कुल नई, एक मॉडर्न तस्वीर सामने आई। तो यहां जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि पुराना आइडिया क्या था? फिक्स्ड ऑर्बिट्स का, जहां इलेक्ट्रॉन एक तय रास्ते पे घूम रहे हैं। पर नई हकीकत क्या है? वो है ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल को आप ऐसे समझिए, ये कोई सड़क नहीं है, ये एक धुंधला सा इलाका है, एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये एक तय रास्ता नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक बादल है।
अच्छा, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके पीछे भी पूरा मैथमेटिक्स है, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब घबराइए नहीं, हमें इसकी मुश्किल मैथ्स में बिल्कुल नहीं जाना है। बस इतना समझना काफ़ी है कि ये इक्वेशन ही हमें बताती है कि ये जो संभावना के बादल हैं, इनका शेप कैसा होगा, इनकी एनर्जी कितनी होगी। असल में ऑर्बिटल्स इसी इक्वेशन के जवाब होते हैं। ठीक है, तो ये सब सुनने में काफी थ्योरेटिकल लग रहा होगा, है ना? वेव, पार्टिकल, अनसर्टेनिटी। लेकिन अब देखते हैं कि एटम की इस नई समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की अपनी एक पहचान होती है, और ये पहचान तय होती है उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से। इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब सीधा सा है, कार्बन के न्यूक्लियस में हमेशा हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे। अगर 7 हो गए तो वो कार्बन नहीं रहेगा। तो यही 6 प्रोटॉन है जो कार्बन को कार्बन बनाते हैं। तो चलिए, इस पूरी कहानी से जो 3 सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी हैं, वो क्या हैं? पहली, इलेक्ट्रॉन जैसे कण दोहरी जिंदगी जीते हैं। वो पार्टिकल भी हैं और वेव भी। दूसरी बात, हम कभी भी उनकी सही पोजीशन और सही स्पीड एक साथ पता नहीं लगा सकते। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रॉन किसी तय रास्ते पर नहीं घूमते, बल्कि ऑर्बिटल्स में रहते हैं, जो कि संभावना के बादल हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हर चीज, ये कुर्सी, ये हवा, हम खुद, सब कुछ ऐसे कणों से बना है जिनका वजूद सिर्फ संभावनाओं पर टिका है, तो फिर ये जो हमें अपनी दुनिया इतनी ठोस, इतनी असली लगती है,